नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में लेक्चर 17 में संगठन के पार्ट 4, कुल 7 पार्ट आने वाले हैं। पार्ट 4 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं आज। और आपको यदि नोट्स बनाने में समय लग रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे जा सकते हैं और वहाँ से नोट्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 16 था उसमें संगठन की संरचना के बारे में बात चल रही थी। संगठन संरचना या ढांचा, उसमें 4 प्रकार हम डिस्कस कर चुके थे। आज संगठन की संरचना यदि आपने वहां से नहीं पढ़ी हो तो लेक्चर नंबर 16 और उसके पहले के लेक्चर एक्सेस करें। बिल्कुल क्रम से नोट्स बनाए जा रहे हैं, है ना। बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है इसका। आज पांचवी संरचना की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स संरचना। मैट्रिक्स का मतलब होता है ग्रिड जैसा हो। जैसे अपन एक्सेल शीट में टेबल बनाते हैं ना, ग्रिड, वो ग्रिड कहलाता है। इस तरीके से जो होता है वो ग्रिड कहलाता है। ये ग्रिड है, ठीक है। तो मैट्रिक्स संरचना क्या कहती है कि संगठन को यदि जरूरत है तो एक व्यक्ति किसी विभाग का रेगुलर भाग रहकर भी किसी विशेष समय में किसी विशेष प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर सकता है। यदि संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है तो एक व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट का रेगुलर कर्मचारी है, लेकिन किसी विशेष समय में कोई उस विभाग के पास कोई विशेष प्रोजेक्ट आता है तो उस पर भी कार्य कर सकता है। उदाहरण, पटवारी का रेगुलर काम क्या है? राजस्व का है, किंतु कोरोना आने पर वह टीकाकरण। उदाहरण, पटवारी का रेगुलर काम जो है राजस्व का है, किंतु कोरोना आने पर वह टीकाकरण महाअभियान का भी नोडल बन जाता है। नोडल मतलब मुख्य अधिकारी बन जाता है। पहली स्थिति में वह विभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम के अंडर में होता है, जबकि विशेष प्रोजेक्ट में टीकाकरण में वह सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, परियोजना अधिकारी के अंडर में कार्य करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो पहले भाग में वह अपने रेगुलर अधिकारी एसडीएम के अंडर में कार्य करता है, जबकि विशेष परिस्थितियों में वह प्रोजेक्ट मैनेजर अर्थात परियोजना अधिकारी के अंतर्गत काम करता है। इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स संरचना। अर्थात जब संगठन जो है ग्रिड जैसी स्थिति या क्रॉस कार्यात्मक समूह बन जाए तो उसे मैट्रिक्स संरचना कहते हैं। संगठन कैसा बन जाए? ग्रिड के जैसा। ये ग्रिड के जैसा या क्रॉस कार्यात्मक समूह बन जाए तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स संरचना के गुण और दोष क्या हैं? तो कर्मचारी को एक से अधिक क्षेत्र में हाथ दिखाने का मौका मिलता है। मतलब पटवारी अपना राजस्व का भी काम कर रहा था और टीकाकरण में भी वो अच्छा करवा सकता है। संस्था में लोचशीलता बढ़ जाती है, कर्मचारियों को कई सारे काम करने के लिए मिल जाते हैं। कर्मचारी बोर नहीं होते, उनको अपने काम से हटकर कुछ नया करने मिलता है। दोष क्या होते हैं इसके? दोष होता है कर्मचारी ओवरबर्डन हो सकता है, क्योंकि यदि राजस्व के काम नहीं होंगे तो पटवारी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा, टीकाकरण के नहीं होंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे करके ओवरबर्डन हो सकता है, एक्स्ट्रा काम मिल जाते हैं उनके कंधों पे। विभागीय मैनेजर अर्थात यहाँ पे जो एसडीएम था तथा प्रोजेक्ट मैनेजर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर था, इनके बीच में संघर्ष हो सकता है, क्योंकि करने वाला एक है, आदेश देने वाले 2 हैं। इसलिए यहाँ पे आदेश की एकता का उल्लंघन भी हो सकता है। किसकी माने वोट? वो बोलेंगे मेरा काम इंपॉर्टेंट है, ये बोलेंगे मेरा काम इंपॉर्टेंट, तो वो धर्म संकट में फंस जाएगा। तो आदेश की एकता का उल्लंघन हो सकता है, ठीक है। तो ये थी मैट्रिक्स संरचना। संगठन संरचना का 6वां प्रकार है टीम आधारित संरचना। टीम आधारित संरचना परंपरागत संरचना या ढांचा का प्रकार नहीं है। यह साइलो मेंटालिटी, साइलो एक बॉक्स होता है जिसमें गेहूं वगैरह भरे जाते हैं। लंबा पॉलीथीन का, बहुत लंबा सा एक पॉलीथीन का बैग होता है जिसमें कई हजारों क्विंटल गेहूं भरा जा सकता है, उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। दैट इज कॉल्ड साइलो। तो साइलो मतलब परंपरागत मेंटालिटी को तोड़ते हैं। टीम आधारित संरचना एक नवाचार टाइप है। क्या होता है इसमें कि जब किसी समस्या को समन्वयता से हल करना हो, कोऑर्डिनेशन से कई लोगों के हल करना हो, तो इस प्रकार की संगठन संरचना बनाई जाती है। जैसे किसी विवादित खेत को नापने के लिए, मान लीजिए उस पटवारी के गांव का खेत है, तो विवादित खेत को मापने के लिए उसको सीमांकन बोलते हैं। एक ही तहसील के अलग अलग स्तर के कर्मचारी, मतलब पटवारी भी जा सकता है, आरआई साहब भी जा सकते हैं और तहसीलदार साहब भी जा सकते हैं साथ में। तो एक टीम बनेगी, उस टीम में तहसील के अलग अलग स्तर के कर्मचारी, यहां तक कि दूसरी तहसील का जो एक्सपर्ट कर्मचारी है सीमांकन का, ये नापने का जो एक्सपर्ट कर्मचारी है, दूसरी तहसील का भी बुलाकर एक टीम बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये कहलाती है टीम आधारित संरचना। और इसके गुण दोष क्या क्या है? तो गुण है उत्पादकता, कुशलता तथा पारदर्शिता बढ़ती है, नो डाउट।
वरिष्ठता की जगह अनुभव को वरीयता दी जाती है। जो अच्छे काम करने वाले अनुभवी लोग हैं उनको टीम में शामिल किया जाएगा, जो बूढ़ा है या जिसको ज़्यादा साल हो गए हैं काम करते उसको नहीं। और कम प्रबंधन की आवश्यकता है, चूंकि अच्छे लोग हैं तो उनका प्रबंधन कम करना पड़ेगा, वो है ना सेल्फ मोटिवेटेड है ना, ऑटो स्टार्ट वाले लोग हैं। कर्मचारियों के प्रमोशन की दिशा स्पष्ट नहीं हो पाती। ऐसे में टीम आधारित संरचना में किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है ये नहीं पता चलता है, टीम का काम पता चलता है। तो कर्मचारियों के प्रमोशन की दिशा स्पष्ट नहीं हो पाती। और सबसे बड़ी बात कि टीम में जो नाकारा लोग अगर चले जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस भी छुप जाता है, क्योंकि टीम तो परफॉर्म कर ही लेती है, तो नाकारा लोगों का परफॉर्मेंस छुप जाता है। ठीक है, अंतिम प्रकार का जो संगठन की संरचना का ढांचा है वो है नेटवर्क आधारित संगठन संरचना। नेटवर्क है ना, नेटवर्क आधारित संगठन संरचना क्या कहता है कि कोई एक्स कंपनी है पन्ना में, मान लीजिए कोई एक्स कंपनी है, कंपनी का नाम एक्स है, वो पन्ना में है और उस कंपनी का सीईओ है और सीईओ के अंडर में सेल्स मैनेजर है, ऑपरेशंस मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है। अब देखिए नेटवर्क आधारित संगठन संरचना कैसे काम करती है। मान लीजिए एचआर मैनेजर है तो उसने एचआर का काम जो है वो आउटसोर्स कर रखा है। आउटसोर्स मतलब बाहर की किसी कंपनी को दे रखा है और वो कंपनी इस कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट भी करती है और एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करने के बाद उनकी अकाउंटिंग भी करती है, सैलरी भी डालती है, सारा ये बाहर से करवाते हैं काम एचआर का बंदा। ठीक है, तो ये नेटवर्क हो गया इसका एक। प्रोजेक्ट मैनेजर है मान लो इसी कंपनी का, तो प्रोजेक्ट जो है वो मान लीजिए रीवा में कोई फर्म है, रीवा में कोई दूसरी कंपनी है जिससे नेटवर्क स्थापित करके ये प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करा रहा है ना, सामान भी बनवा रहा है और उस पर अपनी कंपनी का क्या लगा रहा है, लेवल लगा रहा है। सामान यहाँ से बनवा रहा है लेकिन लेवल अपनी कंपनी का लगा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ से करवा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ऑपरेशंस का काम जो होता है, ऑपरेशंस मतलब क्रियाएं जो होती हैं कंपनी के अंदर, ऑपरेशंस में मान लीजिए कि कस्टमर को सपोर्ट करना है, कुछ परेशानी आ रही है कस्टमर को, कुछ कस्टमर की शिकायत है, तो कस्टमर सपोर्ट के लिए बाहर से सतना की कोई एजेंसी ली है कस्टमर सपोर्ट के लिए। और कस्टमर सपोर्ट में कौन कौन से काम हो रहे हैं, कॉल सेंटर है ना, कॉल सेंटर में आप टोल फ्री नंबर लगा सकते हैं, आपको कोई शिकायत हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझना आ रहा हो तो कॉल सेंटर पे कॉल लगा सकते हैं। ऑनलाइन सपोर्ट, कस्टमर को कुछ ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन में कैसे सपोर्ट करना है, कैसे कस्टमर को आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए ऑनलाइन सपोर्ट होता है। तो ऑपरेशंस मैनेजर सतना स्थित किसी कस्टमर सपोर्ट फर्म के द्वारा ये काम करवा सकती है। तो कुल मिला के ये जो पन्ना की कंपनी थी, पन्ना की कंपनी ने कहीं रीवा, कहीं सतना, कहीं बाहर की कंपनी को अपने अपने थोड़े थोड़े काम क्या कर दिए, आउटसोर्स कर दिए। आउटसोर्स मतलब कम इंपॉर्टेंट काम बाहर वालों से करा लेना, आउटसोर्स करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इस हैंड रिटन नोट्स को मैं अगर टाइप कराना चाहूं तो किसी बाहर के बंदे को या किसी बाहर के टाइपिंग इंस्टीट्यूट को मैं ये काम दे सकता हूं, तो वो मेरे नोट्स को सारा टाइप कर देंगे। ठीक है, मंगल फॉन्ट में वगैरह वगैरह। तो ये कहलाती है नेटवर्क आधारित संरचना। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। अब वर्तमान में कुछ कंपनियां अपनी सभी सेवाएं एक ही छत तले देती हैं। जैसे अभी अपन ने बात करी थी एक्स कंपनी पन्ना में, तो वर्तमान में कुछ कंपनियां अपनी सभी सेवाएं एक ही छत तले देती हैं और विक्रेता फ्रीलांसर्स, बताता हूं क्या है, सैटेलाइट ऑफिस, आउटसोर्सिंग के द्वारा नेटवर्क फैलाई रहती हैं। फ्रीलांसर्स मतलब जैसे मैं मान लीजिए मैं एक फ्रीलांसर हूं। फ्रीलांसर का मतलब है मैं मान लीजिए एसबीआई का भी इंश्योरेंस बेच रहा हूं, आईसीआईसीआई कंपनी का भी इंश्योरेंस बेच रहा हूं, एचडीएफसी का भी इंश्योरेंस बेच रहा हूं, टाटा एआईजी का भी इंश्योरेंस बेच रहा हूं, है ना, अविवा का भी इंश्योरेंस बेच रहा हूं, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का भी इंश्योरेंस बेच रहा हूं। मैं फ्रीलांसर हूं, जिसका मैं जितना बेचूंगा वहां से उतना कमीशन आएगा। फ्रीलांसर्स, एक ही साथ कई कंपनियों के काम या प्रोजेक्ट लेना, फ्रीलांसर्स। सैटेलाइट ऑफिस मतलब फिजिकल ऑफिस नहीं है, आपको कमरा नहीं दिखेगा, एक लैपटॉप के जरिए सैटेलाइट ऑफिस बना लेते हैं। आउटसोर्सिंग मतलब कम महत्वपूर्ण काम को दूसरी कंपनियों को सौंप देना, यह कहलाता है आउटसोर्सिंग करना। ठीक है, तो इसके द्वारा नेटवर्क फैलाई रहती हैं, यही नेटवर्क संरचना है। अर्थात नेटवर्क आधारित संरचना एक खुली प्रणाली है तथा खुला संप्रेषण द्वारा संचालित होती है, बजाय परंपरागत पदानुक्रम संरचना के, हियरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशन के जैसे नहीं होती है। ये खुली प्रणाली है, खुली संरचना है।
है ना, बहुत वास्ट लेवल पे काम होता है इसका। इसके गुण दोष क्या हो सकते हैं? तो गुण दोष में देखिए, यह संरचना जटिल जाल वाली होती, जैसा कि आपने पीछे देखा, जटिल जाल वाली होती है। कंपनी बहुत लचीली होती है और भंगुर होती है ना, कंपनी कभी भी उठ जाए पता ही नहीं चलता है। सैटेलाइट ऑफिस है ना, ऑफिस है ही नहीं, पता चला रातों रात गायब है, तो रातों रात डेरा उठ जाने का खतरा होता है यहाँ पे, दोष है ना। कोई किसी को आपने एडवांस में पैसा दिया और वो लेके भाग गया, तो रातों रात डेरा उठ जाने का खतरा होता है। कर्मचारी परेशानी में होता है यहाँ पे, कि अगर वो परेशानी में कर्मचारी है तो परेशानी में यह नहीं समझ पाता वह कि किससे क्या कहें और अपनी परेशानी लेके कहाँ जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब में ही मान लीजिए कोई चैनल आपने चला रखा है, जैसे अपना चैनल चल रहा है और अपना चैनल किसी कारण से यूट्यूब ब्लॉक कर देता है, तो आपको ये नहीं पता चलता है कि यूट्यूब में आपको कहाँ किससे कैसी बात करनी है, कहाँ हफ्तों वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ना आए। तो यहाँ पे भी नेटवर्क आधारित संरचना में यही समझ में नहीं आता कि आप अपनी समस्या लेके कहाँ किसके पास जाएं, कैसे आप उनसे संप्रेषण करें, ये सारी चीज़ें परेशानी वाली हैं, दोष हैं इसके। ठीक है, अब बात करेंगे अपन, ये सातों संरचनाएं यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। उपरोक्त संगठन संरचनाओं के अतिरिक्त दो और नाम है कमेटी आधारित संरचना। आपने देखा होगा कि आयोग बनता है, जैसे सरकारी आयोग है, अशोक मेहता समिति है ना, मधुकर शाह कमेटी है। तो किसी विशेष काम को करने के लिए जो कमेटियां गठित की जाती हैं वो आयोग आधारित संरचना होती है। प्रारूप मुक्त संगठन या संरचना क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं नेचुरलिस्टिक, या इसी को बोलते हैं सावयविक, इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्गेनिक, इसी को बोलेंगे तदर्थिक, एडहॉक्रेटिक। एडहॉक का मतलब होता है जब तक काम है तब तक आप रहेंगे वहां पे, काम खत्म हो जाने के बाद आप वहां के कर्मचारी नहीं रहेंगे, है ना। अतिथि शिक्षक होते हैं ना, एडहॉक में होते हैं वो, तो तदर्थिक या एडहॉक्रेटिक संगठन भी कहते हैं। तो प्रारूप मुक्त संगठन के अलग अलग नाम क्या है? प्राकृतिक, नेचुरलिस्टिक, सावयविक मतलब ऑर्गेनिक, और तदर्थिक मतलब एडोक्रेटिक संगठन भी कहलाता है। यह भी खुला संगठन है जो परंपरागत संगठन संरचना की मान्यताओं से मुक्त होता है। परंपरागत क्या था? परंपरागत था जो पदानुक्रम था ऊपर से नीचे वो, और इसके माध्यम से नौकरशाही औपचारिकता में कमी लाई जा सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर खुला संगठन है, मुक्त संगठन है, तो नौकरशाही और औपचारिकता में कमी लाई जा सकती है। और नोट है इसमें, नौकरशाही संरचना को यांत्रिक संरचना भी कहते हैं। अपन पढ़ा था अपन ने, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट भ्रष्टाचार का स्वरूप है ना। अवैयक्तिक होती है, किसी व्यक्ति से उसको ना मोह होता है ना किसी से माया होती है, ना किसी व्यक्ति को वो खराब ट्रीट करता है ना अच्छा ट्रीट करता है, सबके लिए कैसा है? न्यूट्रल रहता है। तो न्यूट्रल यदि कोई हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मशीनवत होता है, यांत्रिक संरचना भी कहलाती है। तो नौकरशाही संरचना कैसी है? मैकेनिकल स्ट्रक्चर या मशीनवत होता है ये, ठीक है ना। नौकरशाही संरचना को यांत्रिक संरचना भी कहते हैं क्योंकि मशीनवत होता है ना ये, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समाप्त होता है, संगठन की संरचना के सातों प्रकार समाप्त हो जाते हैं और दो एक्स्ट्रा प्रकार जो ये यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये संगठन वाला 7 पार्ट आ जाएंगे पूरे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे पूरा, है ना। आपको लेक्चर समझ में आ रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल पर जाएं, नोट्स वहां से एक्सेस कर सकते हैं। खूब ध्यान से पढ़ें, 25 में से 25 नंबर, दावा है मेरा कि 25 में से 25 नंबर आप प्रबंधन में ला सकेंगे यदि आपने इसको रेगुलर तरीके से अच्छे से पढ़ा और खूब प्रैक्टिस कर ली तो, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।